Yes, dear students, आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए बॉडी, पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस। तो किसी बॉडी से, किसी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हों, उनकी क्वांटिटी गिन लीजिए, उनकी काउंटिंग कर लीजिए, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वही उस सरफेस से, उस बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मैं कोई सरफेस इस तरह से इसके परपेंडिकुलर ऐसे रख दूँ, तो इससे अभी 4 लाइनें पास हो रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 कह देंगे। अगर दूसरी सरफेस इस तरह से तिरछी रखी हुई है तो इससे केवल 2 लाइनें पास हो रही हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देंगे 2। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सिंबल फाई होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाएगी, अभी डायग्राम बनाने वाला हूँ, उसके एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है, आज इसको शायद पहली बार देख रहे होंगे। किसी बॉडी का जो नॉर्मल होता है उसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर, वो उसका एरिया वेक्टर शो करता है। किसी बॉडी की नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर हम कंसीडर करते हैं वो उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए के बीच में जो एंगल बनता है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम क्या यूज करते हैं, cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर ऑफ दैट बॉडी। अब बात इसकी यूनिट की आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पूछ लेता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें एक ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता दूँ, E cos थीटा। तो थीटा पे डिपेंड करेगा फ्लक्स, यानी अगर बॉडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ठीक परपेंडिकुलर रखी है इस तरह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो तब थीटा 0 हो जाएगा, वो 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 होने के बाद फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। अगर ये बॉडी इस फील्ड के पैरेलल रखी होती इस तरह से, सारी फील्ड लाइंस इसके ऊपर को या नीचे को पास हो जाती, तो एक भी लाइन इससे पास ना होती तो फ्लक्स 0 हो जाता। या ये कह दीजिए कि इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 90 हो जाता, और जब थीटा 90 होता तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती, तो फ्लक्स 0 हो जाता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी बॉडी के अंदर अगर कुछ चार्ज क्यू रखा है तो उस बॉडी से बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स जो होगा वो इस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। अब ये मान लीजिए कोई इस तरह की सरफेस
क्यूबिकल फॉर्म में थी, और इसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ था। अब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, किसी भी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की ओर होता है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी होगा, इधर को भी होगा, इधर को भी होगा, चारों तरफ होगा, हर तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस वाली सरफेस से फ्लक्स अलग हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और होगा, इस वाली सरफेस का कुछ और होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर को है, फील्ड इधर को भी है, कुछ इधर को भी है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स हम कैसे निकालें, किसकी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर कितने कितने एंगल में होंगे, इस फील्ड के लिए अलग एंगल होगा, तो टोटल फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल था। तो गॉस नाम के साइंटिस्ट ने इसका सोल्यूशन दिया कि किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर अगर कुछ चार्ज रखा हो तो उसका नेट फ्लक्स हर तरह से जितने भी फ्लक्स बनते होंगे सबका टोटल जो आएगा वो उस चार्ज का 1/ε0 आएगा। तो इसको ये स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का। नोट्स आपने पहले बुला ही लिए होंगे, मैं बता के चलता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out of a closed body is 1/ε0 times the net charge enclosed by it, यानी नेट फ्लक्स phi इक्वल टू Q/ε0। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं कि ये आंसर आया कैसे। अच्छा, इसी को दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई क्लोज्ड बॉडी है, स्फेरिकल शेप में मान लेते हैं तो आसान पड़ेगा। मान लीजिए क्यू चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है और हम क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे है, तो यहाँ हम छोटा सा एक एरिया एलिमेंट मान लेते हैं जिसका एरिया वेक्टर dA होगा और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों हम कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, और जब एक ही डायरेक्शन में है तो इसका एंगल होगा 0 डिग्री। तो इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो हम कहेंगे d∅ इक्वल टू E/dA, और इस पूरी सरफेस का निकालना है तो ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट्स का फ्लक्स हम ऐड करेंगे, और ऐड करने का मतलब है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन में यहाँ स्टार्टिंग और एंड की लिमिट हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में फिर सर्किल डाल देंगे, तो ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रल का सिंबल हो जाएगा। तो जो अभी डेफिनेशन दी थी गॉस थ्योरम की, उसको दूसरी तरह से ऐसे भी दे सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट द क्लोज्ड सरफेस इज द surface integral of electric field and area vector। So therefore ये कंसीडर कर लेंगे, लेट कंसीडर ए क्लोज्ड स्फेरिकल बॉडी enclosing charge Q, or we consider a small area element dA whose area vector is parallel to electric field, both are radially outwards, therefore electric flux at this element d∅ equal to phi के साथ E लगा देंगे तो पहचान हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E लगा देते हैं, d∅ equal to E dot dA, and therefore net electric flux coming out of this body, तो नेट के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, लेफ्ट साइड को डायरेक्ट phi E लिख देंगे और राइट साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे E dot d। अब E की वैल्यू तो हम जानते हैं, चलिए पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। E dA cos 0, क्योंकि दोनों पैरेलल थे, थीटा इक्वल टू 0, तो E कुछ याद हो तो E इक्वल टू 1/4πε0 2/r² होता था। तो क्यूब
भी वही है, रेडियस भी वही है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ई की वैल्यू तो सरफेस पे कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहेगी, इसलिए ई को कांस्टेंट होने के कारण बाहर ले लिया और डी ए का इंटीग्रेशन कर दिया, cos 0 की वैल्यू 1 आ गई और डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। अब ई और ए दोनों की वैल्यू हमें पता है, बिकॉज किसी चार्ज क्यू के कारण उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। और ये हमने स्फेरिकल बॉडी मानी है तो इसका एरिया हो जाएगा 4πr²। और इन दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी जाए तो हमारा आ जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये तो ई की वैल्यू हुई और ए की वैल्यू हो जाएगी 4πr²। 4π से 4π कैंसिल कर दीजिए, r² से r² कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारा जाएगा Q/ε0। और यही हमें प्रूव करना था, गॉस थ्योरम का यही स्टेटमेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।